झुककर सलाम करते हैं उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब है वो लोग जिनका खून मुल्क के काम आता है। हमारे सिपाही, हमारे सोल्जर्स जो दिन रात सरहद पर खड़े होकर देश की हिफाजत कर रहे हैं। आप सोचो ऐसे सिपाहियों की, हमारे सोल्जर्स की, अगर आपको एक मौका मिले कि आप इनके डॉक्टर्स बन सकते हैं, आप इनकी सेवा कर सकते हैं, इनको मेडिकल फैसिलिटीज दे सकते हैं, तो आपकी जिंदगी का इससे प्यारा लक्ष्य और कोई हो ही नहीं सकता, है ना। आपकी प्रायोरिटी और कुछ लाइफ में कुछ और नहीं हो रही है, मान लो किसी की प्रेमिका बुला रही है आ जाओ, आपको जो है आपको आर्मी के बारे में सोचना है, आपको देश के बारे में सोचना है, तो आपको बिल्कुल वो आर्मी वाला माइंडसेट रखना होता है। जिस तरह आर्मी अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, लव्ड वन सबको छोड़ के सिर्फ देश के लिए तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं, बिल्कुल वैसा ही माइंडसेट अगर आपका है तो ही आप AFMC के बारे में सोचिए। बीइंग अ नीट एस्पिरेंट्स, अगर आप AFMC में एडमिशन लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि AFMC के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और किस तरह का एनवायरनमेंट वहां रहता है और आपको क्या वहां पे कुछ पर्क्स, बेनिफिट्स भी होते हैं, ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जिनका टारगेट है नीट 2026 में AFMC। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बच्चों, सबसे पहले अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो MBBS डिग्री है, ये आपकी एक MBBS डिग्री ही होती है। आप AFMC में जब एडमिशन ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे MBBS की ही डिग्री दी जाती है, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका ये जो डिग्री रहेगा वो 4.5 साल का होगा, जो हर जगह रहता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ता है, जो कि वही आपको मेडिकल हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ पे आपको अपनी इंटर्नशिप करनी होती है। एंड स्टूडेंट्स, आप ड्यूरिंग दिस जब आप इस जर्नी के अंदर दौरान होंगे तो आप वहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर होंगे, है ना। आप ऑलरेडी वो जो आर्म्ड फोर्सेस का जो लहजा है वो आपके अंदर ऑलरेडी आ चुका होगा। आपको बकायदा एक रैंक दी जाती है। इनफैक्ट आप वहाँ पे कैप्टन कहलाए जाएंगे, है ना। आप कैप्टन कहलाए जाएंगे, एक मेडिकल ऑफिसर कहलाए जाएंगे जब आप अपनी MBBS कर रहे होंगे। एंड उसके बाद ये रैंक बिल्कुल आर्म्ड फोर्सेस की तरह आपकी बढ़ती जाती है, वो भी मैं अभी आगे चर्चा करूंगी। तो आपको वीडियो में हर चीज पता चलेगी आज। सो प्लीज बी वेरी अटेंटिव ड्यूरिंग द वीडियो। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे सीट मैट्रिक्स की। तो टोटल सीट्स कितना रहता है, यानी आपको उससे एक आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए कितना स्कोप है यहाँ पे। तो टोटल सीट स्टूडेंट्स यहाँ पे 150 होती है। सो नॉर्मली आपके लिए 145 अवेलेबल है, क्योंकि 5 जो है वो स्पॉन्सर्ड होती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो अब इन सीट्स में से मेल्स के लिए 115 सीट्स होती है और फीमेल्स के लिए कंपैरेटिवली सीट्स यहाँ थोड़ी कम है, ठीक है। तो फीमेल्स के लिए थोड़ा सा कॉम्पिटिशन यहाँ पे टफ हो जाता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि इस AFMC के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, है ना, क्या आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एज की। तो आपकी एज होनी चाहिए 17 से 24 साल, इतनी आपकी एज होनी चाहिए। इससे ज्यादा ये कम अगर होगी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन स्टूडेंट्स आपके पास में क्लास 12th आपने PCB से किया होना चाहिए, जिसमें आपका टोटल 60% एग्रीगेट आना ही आना चाहिए। 60% से कम होगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। एंड इंडिविजुअल भी हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% आपने स्कोर किया होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में आपके 40% है, बाकी सब में आपके 70-80% है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपको तीनों सब्जेक्ट्स में भी इंडिविजुअली 50% एटलीस्ट आपका स्कोर होना चाहिए। अब बात करते हैं नेशनैलिटी की। तो स्टूडेंट्स, आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। अगर आप आउटसाइड इंडिया है, आपकी नेशनैलिटी इंडिया की नहीं है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। स्टेटस, आप अनमैरिड होने चाहिए अगर आपकी शादी हो चुकी है, क्योंकि एक इस दौरान पूरे जब आप अपनी मेडिकल्स की पढ़ाई कर रहे हैं MBBS के दौरान, ये 4.5-5 साल का जो भी आपका पीरियड है, आप इस दौरान शादी नहीं कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी अनमैरिड, ठीक है। एंड आई थिंक इस दौरान शादी होती भी नहीं है, ठीक है। 17 साल में किसी की शादी नहीं हो रही है। नेक्स्ट, मेडिकल फिटनेस। अब देखो यहाँ पे आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है मेडिकली फिट होना।
एंड ये क्यों जरूरी भी है, क्योंकि आपका एक टेस्ट भी होगा। जब अभी मैं प्रोसीजर जब आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, तो आपका यहाँ पे एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होता है जिसमें आपकी पूरी फिजिकल एबिलिटीज को चेक किया जाता है। आपको कोई हियरिंग प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आईसाइट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। यू शुड बी एबल्ड विद ऑल योर प्रॉपर ऑर्गन्स एंड एवरीथिंग। तो यस, आपको मेडिकली फिट होना चाहिए यहाँ पे। दैट इज अगेन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब स्टूडेंट्स, बात आती है यहाँ पे एंड यस, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपका जो 12th स्टैंडर्ड में आप पास आउट होंगे तो वो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको पास करना होगा। अगर मान लो आपने 12वीं कक्षा जो है एक बारी में आपकी क्लियर नहीं हुई, आपने दोबारा से एग्जाम दिया है, ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे कोई भी 12वीं कक्षा के बाद दोबारा से री एग्जाम हुआ है तो इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपकी क्लास 12th वन टाइम में ही एक ही अटेम्प्ट में क्लियर होनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है फॉर द एलिजिबिलिटी। अब आते हैं हु कैन अपीयर इन द इंटरव्यू। सो यहाँ पे सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, आपका देखो नीट का स्कोर देखा जाएगा। स्कोर देखने के बाद में आपको बुलाया जाता है फॉर द इंटरव्यू राउंड। आपका टेस्ट होगा एंड देन इंटरव्यू राउंड होंगे। तो अब देखो कौन कौन, मतलब आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि हु ऑल कैन अपीयर फॉर द इंटरव्यू। आपने नीट एग्जाम दिया है, पर उसके बाद भी क्या आप एलिजिबल है या नहीं फॉर द इंटरव्यू, फॉर द फर्दर प्रोसेस। तो देखो, अगर आप क्लास 12th आउट पास आउट हो पीसीबी से, है ना, जो मैंने बताया वो सब तो होना ही चाहिए। क्लास 12th पास आउट हो पहले ही अटेम्प्ट में तो ऑफ कोर्स आप दे सकते हैं। एंड इसके अलावा मान लो अगर आपने क्लास 12th के बाद में आपने कई बच्चे ऐसे करते हैं कि किसी और उसमें एडमिशन ले लेते हैं, बीएससी में ले लेते हैं या किसी भी और ग्रेजुएशन में वो एडमिशन ले लेते हैं जस्ट टू सिक्योर अ सीट। एंड उसके साथ साथ भी देखिए प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम। अगर आप उस कैटेगरी में से भी है तो अगर आप फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट्स हैं या फिर आप बीएससी पास आउट भी है, ठीक है, 3 साल की बीएससी करने के बाद भी अगर आप नीट एग्जाम दे रहे हैं और उसके बाद आपका जो है यहाँ नंबर आ जाता है, तब भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आई होप ये बातें सबको क्लियर हो गई है अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि आर्मी चाहती है कि आप अगर उनके कॉलेज से पढ़ाई करें, एएफएमसी यही चाहती है कि वो ऐसे ही बच्चों को चुनते हैं कि अगर आप हमारे कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो आपको हमारे ही लोगों की सेवा करनी होगी, यानी आर्मी की ही सेवा करनी होगी। सो वो उसके लिए एक बॉन्ड अग्रीमेंट साइन कराते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, देखो बच्चों का माइंडसेट ऐसा ही है एंड ह्यूमन नेचर भी है, जहां आपको 4 पैसा ज्यादा मिलता है तो आप इधर उधर भागने लगते हैं ना। और एएफएमसी जैसे रिप्यूटेड कॉलेज से अगर कोई एमबीबीएस करके निकल रहा है तो ऑटोमेटिकली दे विल बी गेटिंग वेरी हाई पे स्केल, है ना। तो ये बच्चे इधर उधर चले ना जाए, है ना, तो उसके लिए इनसे बॉन्ड साइन कराया जाता है कि अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, आपने सारी फैसिलिटी लेके हमारे यहाँ पे पढ़ाई की है, तो आप हमें सर्व भी करेंगे एंड दे आर लायबल फॉर 7 years ऑफ सर्विसेज। तो ये बॉन्ड उनसे साइन कराया जाता है। तो बच्चों देख लेना, अगर आप इस अपने जिंदगी के एमबीबीएस करने के बाद में, यानी 5.5 साल आफ्टर डूइंग योर एमबीबीएस एंड इंटर्नशिप, उसके बाद भी 7 years तक अगर आप आर्मी की सेवा करने के लिए मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड है, इमोशनली भी, ठीक है, हर तरीके से आप प्रिपेयर्ड है ना, आपकी प्रायोरिटी और कुछ लाइफ में कुछ और नहीं हो रही है, मान लो किसी की प्रेमिका बुला रही है आ जाओ, है ना, पर लेकिन आपको जो है आपको आर्मी के बारे में सोचना है, आपको देश के बारे में सोचना है, तो आपको बिल्कुल वो आर्मी वाला माइंडसेट रखना होता है। जिस तरह आर्मी अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, लव्ड वन सबको छोड़ के सिर्फ देश के लिए तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं, बिल्कुल वैसा ही माइंडसेट अगर आपका है तो ही आप एएफएमसी के बारे में सोचिए, है ना। ये एक बहुत बड़ा लाइफ का डिसीजन होता है। सो प्लीज टेक द गाइडेंस ऑफ एनी एल्डर पर्सन इन योर लाइफ। अगर आप कंफ्यूज है इस बारे में और अगर आपका बिल्कुल दिमाग क्लियर है कि यार मुझे तो यही करना है, मुझे देश की सेवा ही करनी है, और एमबीबीएस करना ही खुद ब खुद आपके कंधों पे ऑलरेडी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सिर्फ दिन रात लोगों की सेवा ही करनी है, ठीक है। एमबीबीएस कोई शोशा वाला ऐसा कोई प्रोफेशन ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा।
वो एक बहुत रिप्यूटेड प्रोफेशन है, तो उसको चूज करने से पहले ही आई थिंक आप लोगों ने ऑलरेडी अपने दिमाग में ये चीजें बिठाई होंगी। तो अब आ जाते हैं इस पे, 7 साल का बच्चे सर्विसेज आपको यहाँ पे देनी ही देनी होती है। एंड 65 लाख का पेनल्टी, क्या है ये 65 लाख, 65 लाख रुपए का आपको पेनल्टी लग सकता है अगर आप किसी भी तरह की कोशिश करते हैं टू लीव इन बिटवीन, या तो कोर्स के बीच में या आफ्टर दैट इवन, है ना। आपने एमबीबीएस की डिग्री के बाद भी अगर आप 7 साल से पहले अगर आप कहीं पे भी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बॉन्ड अग्रीमेंट ऑलरेडी आपसे आपके पेरेंट्स से साइन करा लिया जाता है एंड आपको 65 लाख की पेनल्टी देनी होगी, है ना, इफ यू विल विड्रॉ दी एडमिशन आफ्टर द 7 days। तो कई बच्चे क्या करते हैं, मान लो जैसे AFMC में ऑलरेडी एडमिशन उनका हो गया है, लेकिन उनका सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग के बाद में उनका एम्स में आ गया, एम्स न्यू दिल्ली आ गया, तो अब जाहिर सी बात है वो चाहेंगे कि हम एम्स न्यू दिल्ली में चल जाएं। लेकिन अगर वो 7 दिन से ऊपर का विंडो हो गया है ना, ये विंडो आपके लिए सिर्फ 7 days के लिए ओपन है, 7 days में अगर आपने एडमिशन विड्रॉ कर लिया तो देयर विल बी नो पेनल्टी, लेकिन 7 दिन से ऊपर होते ही आपके ऊपर एक भारी पेनल्टी लगाई जाएगी। सो प्लीज बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, है ना। ये आपका पूरा जो है लाइफ के डिसीजंस को खराब भी कर सकते हैं और सही भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं हम स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसा होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, सबसे पहला स्टेप आपका है कि आपको आफ्टर नीट एग्जाम, जैसे ही आपने नीट एग्जाम दिया है, आपका स्कोर कार्ड आ गया है, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको किस तरह से अप्लाई करना होगा, आप ऑनलाइन जाके रजिस्टर करेंगे ऑन द ऑफिशियल साइट, दैट इज www.mcc.nic.in, ठीक है। तो आप यहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर करेंगे एंड आफ्टर दैट स्टेप 2 पे देखो स्क्रीनिंग होती है, जहां पे आपके इतने बॉयज और इतने गर्ल्स, अराउंड इतने बच्चों को स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं 2000 के करीब बच्चे हर साल स्क्रीनिंग के लिए बुलाए जाते हैं, यानी वो सिलेक्ट हो जाते हैं और उनको फिर स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाता है। स्क्रीनिंग के बाद आपके सब उड़ जाते हैं, कुछ ही एक चंक ऑफ स्टूडेंट्स बच जाता है जिनको फर्दर अब आगे सीट मिलेगी, ठीक है। तो स्टेप 3 पे क्या होता है बच्चों, स्टेप 3 पे आपका एक टेस्ट होता है, वो एक बहुत ही जनरल सा टेस्ट है, जहां पे जनरल और आपका इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीजों को लेके आपका जीके जिसको बोलते हैं, रीजनिंग आ गई, लॉजिकल आ गया, जिस तरह से आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है बिल्कुल वैसा ही। एंड इस एग्जाम का नाम होता है टॉयलर, है ना, ये आपका टेस्ट होता है। एंड इसके बाद में आपका एक और टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, दैट इज योर पैट। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में आपको अलग अलग सिचुएशंस दी जाती हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है आपका, एंड इसमें आपकी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी है ना, आप चीजों को कैसे समझ रहे हैं, उन चीजों को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। नाउ टॉयलर की अगर हम बात करें तो इसमें आपके 40 MCQ आएंगे, जिसमें से 2 मार्क्स ईच फॉर द करेक्ट आंसर, और आपका आधा मार्क्स इसमें नेगेटिव भी रहता है, ठीक है, 0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और 30 मिनट्स का आपको यहाँ पे टाइम मिलता है, 30 मिनट्स के अंदर आपको ये 40 क्वेश्चंस 40 MCQs को सॉल्व करना होता है। सो यस, दिस टेस्ट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स एन ईजी टेस्ट, और उसके लिए आप थोड़ी सी पहले से प्रैक्टिस कर भी सकते हैं। मार्केट में जगह जगह मॉड्यूल्स मिल जाते हैं, अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, तो आप जाने से पहले अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू गाइस, ठीक है। अब आते हैं स्टेप 4, दैट इज द इंटरव्यू, जो कि 50 मार्क्स कैरी करता है फॉर योर सिलेक्शन, ठीक है। तो ये आपका इंटरव्यू में आपके बारे में जाना जाएगा, आपको समझा जाएगा कि आप एक्चुअली में तैयार है या नहीं है। तो आप समझिए यहाँ पे आप एक तरह से आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप आर्मी के अंदर जा रहे हैं। सो ये आपका MBBS यू आर गोइंग टू परस्यू इन द आर्मी, सो इसीलिए आपका ये जो टेस्ट का तरीका है ये काफी हद तक किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जाम की तरह रहता है ना। एंड फाइनली स्टेप 5 पे आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा,
एंड इसके अंदर काफी सारी चीजें आपकी देखी जाती है जो ऑलरेडी मैं आपको मेंशन कर सकती हूँ कि आपकी आई साइट देखी जाएगी, आपके हियरिंग एबिलिटी है ना, आपकी सारी चीजें, बॉडी का वेट, हाइट, ये सब मैटर करता है। अगर आप इसके लिए फिजिकली केपेबल हैं तभी आपको आगे जाने दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे क्राइटेरियाज रहते हैं फिजिकल फिटनेस के, आप उसको ऑफिशियल साइट पे जाके जाने से पहले जरूर चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें फिजिकल फिटनेस में टेस्ट की जाती हैं। एंड यस, यहाँ पे कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ हाइट और वेट भी होता है, एंड दीज आर स्पेसिफिकली फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जैसे ही आप देख सकते हैं, बॉयज के लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, गर्ल्स के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। एंड नॉर्थ ईस्टर्न कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा कम किया जाता है ताकि जेनेटिक है कि उनका हाइट थोड़ा कम होता है, तो उनको इस चीज में राहत दी जाती है। एंड वेट की अगर बात करें तो ये आपका वेट होता है फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ योर एज। ठीक है, सो ऑल एजेस के लिए 44.4 मिनिमम होना चाहिए, 54.2 kg आपका वेट 20 ईयर्स अगर आप है, और अगर 20 साल से ऊपर है तो 56.7 kg ऑफ वेट आपका होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम। तो आप उस दौरान अपने वेट को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं अगर आपका कम है तो। ठीक है, चलिए, ओके, आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। सो यस, दिस इज द रिक्वायरमेंट एंड दिस इज द एंटायर प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन। एंड लास्टली स्टूडेंट्स आते हैं पर्क्स पे, पेज एंड पर्क्स पे। तो आपको भाई ये इकलौता ऐसा कॉलेज है जो आपको सबसे हाईएस्ट पे देता है। सबसे ज्यादा पे आपको केवल और केवल AFMC ही प्रोवाइड करता है अमंग्स ऑल द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ना एक फायदा भी है, यहाँ पे आपको इतने बेनिफिट्स मिलते हैं, आपका हर चीज का ख्याल यहाँ पे कॉलेज रखता है। आपके हेयर कट से लेके आपके वॉशिंग से लेके हर चीज का खर्चा आपको दिया जाता है। तो यानी कि आपकी सैलरी जो है एक तरह से वो आपके लिए पूरा का पूरा सेव ही होती है। एंड स्टूडेंट्स सोचो, ये भी आपका केवल बेस पे है, इसके अलावा जो आपको अलाउंस मिलते हैं वो तो अलग से है ही। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। सो आपकी रैंक जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका बेस पे भी बढ़ता जाएगा। इनिशियली आप जैसे आप एडमिशन लेते हैं तब आप कैडेट होते हैं, कैडेट से आप लेफ्टिनेंट बनते हैं ऑन द ये आपका जैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा ऑन कमीशनिंग, और आपका इतना बेस पे रहता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने MBBS शुरू करी आपके सैलरी आनी शुरू हो जाती है। सो यू कैन अर्न राइट आफ्टर योर क्लास 12th। ये इतना अच्छा आपके लिए ऑप्शन है। एंड लेफ्टिनेंट से कैप्टन जब आप बनते हैं, यानी जब आपकी इंटर्नशिप खत्म हो जाती है आफ्टर योर 5.5 years ऑफ MBBS एंड इंटर्नशिप, उसके बाद आपका ये बेस पे इतना हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप जब कैप्टन से मेजर बन जाते हैं, दैट इज आफ्टर 4 years, 4 साल अगर आपने वहां पे सेवा की है तो आपका बेस पे इतना हो जाएगा। आफ्टर 7 years ऑफ सर्विस आपका बेस पे इतना हो जाता है। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती जा रही है, आप कर्नल बन रहे हैं, ब्रिगेडियर बन रहे हैं, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जैसे जैसे आपकी रैंक्स बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका बेस पे भी बढ़ता जाएगा। एंड इसके अलावा जो आपको अलाउंस मिलते हैं, गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, वो भी आपको मिलेंगे। धीरे धीरे आपको घर, गाड़ी, जैसे जैसे आपकी रैंक्स बढ़ती जाएंगी वो सब भी आपको मिलता रहेगा। एंड आपके फैमिली के लिए बहुत ज्यादा पर्क्स होते हैं, फैमिली बेनिफिट्स, बच्चों के लिए बेनिफिट्स, फ्री स्कूलिंग, एवरीथिंग। आप समझ रहे हैं। नाउ अब आते हैं पर्क्स पे। तो क्या यहाँ पे पर्क्स है स्टूडेंट्स? पर्क्स देखो, मैंने बताया, देखो आपका पे स्केल तो यहाँ बहुत अच्छा है ही, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे हर चीज का आपको ये बेनिफिट देते हैं, हर चीज का अलाउंस ये आपको देते हैं। जैसे कि आपको राशन का मिलता है, हॉस्टल अकोमोडेशन का मिलता है ना। रेलवे में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो AC 3 टायर 2 टायर जर्नी अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको मिलता है। बुक्स एंड इक्विपमेंट्स के लिए अलाउंस आपको 4000 मिलता है। एंड स्टेशनरी अलाउंस आपको मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस आपको मिलता है, हेयर कटिंग के लिए अलाउंस है, वॉशिंग के लिए है, इंश्योरेंस कवर होता है आपका 15 लाख का। तो मतलब इससे ज्यादा बेनिफिट मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और पे भी मिलेगा, राइट। सो यस, AFMC के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आप किसी और कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस कॉलेज का नाम लिख के कमेंट में जरूर डाल देना। आई विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कॉलेज। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर।